नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम इंडियन पॉलिटी में जो है भारत का संवैधानिक विकास देख लिए थे। अब हम लोग इसके आगे जो चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत कुछ नोट्स दिए गए हैं, उसको देखेंगे। पहले भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 से ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया है। एम.एन. राय ने पहले विचार दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। ठीक, पहली बार जो है स्वराज पार्टी ने इसका डिमांड किया। फिर एम.एन. राय ने पहली बार विचार दिया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए, और कांग्रेस ने पटना में मई 1934 में ही संविधान सभा की मांग की थी, और जिसकी पुष्टि 1936 के फैजपुर अधिवेशन में किया गया। ठीक, पुष्टि 1936 में हुआ था, लेकिन मांग 1934 में ही हुआ। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया, और जो संविधान सभा का गठन किया गया 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, जिसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, 389 कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। 389 सीटें टोटल थीं, और 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुक्त आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे, उसमें से एक जो है 4 सीटों का जो है निर्वाचन आयुक्तों के प्रांतों से करना था, और 292 गवर्नर के प्रांतों से, टोटल 296। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, और जो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो था वो जो है जो समय राजा थे रहे होंगे रियासतों के, उनके द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। ठीक, 296 सीटों में ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73। इसमें कांग्रेस को जो चुनाव हुआ 1906 208 मिले, और मुस्लिम लीग को 73 सीट। छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिले, और जो छोटे छोटे पार्टियां स्वतंत्र समूह थे उनको 15 सीटें मिले। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ में संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों ने तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल 1947 से हुआ, उसमें जो है देशी रियासतों ने प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना शुरू किए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। जो संविधान सभा थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। और 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। कर, शिक्षा को जो जितना टैक्स दे रहा है, एजुकेशन हो गया, और प्रॉपर्टी के आधार पर सीमित था।
20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 200 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें 9 महिलाएं थीं। पहली बैठक में 207 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 9 महिलाएं थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। 3 जून मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 हो गई, जिसमें भारतीय प्रांतों से 229 और रियासतों से 70 प्रतिनिधि आने थे। भारतीय संविधान के निर्माण में और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन दिया है, जबकि यहाँ 18 है, जिसका कारण संबंधित संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए, टोटल 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि 165 दिन हुई। 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन थे, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान के निर्माण के समय। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अधिनियम तो आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में टोटल महिला 15 थे। इनके नाम इस प्रकार हैं: विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्बू स्वामीनाथ। ग्रेनुअल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ग्रेनुअल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें लियाकत अली थे, उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक, अब इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी हो जाएगा 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित कर
पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने पर यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व, दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये एम एन राय। ठीक, तो इसका एक एम एन राय। भारत 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन राय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये किया गया था पहली बार क्रिप्स मिशन के द्वारा कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 में द्वारा किया गया था और यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात गठित किया जाना था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो लोग पढ़ चुके हैं 10 लाख व्यक्ति था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्वाचित होनी थी और प्रांतों को प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, ए.वी. अलेक्जेंडर थे। तो इसमें ए हो जाएगा। विलियम वुड ये सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों थे। कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा और इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.वी. अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये जो है 1946 जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अंतर्गत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। निम्न से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, श्री राजगोपालाचारी भी थे और जगजीवन राम। तो इसमें हो जाएगा सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस पहले मंत्री प्रथम अंतरिम सरकार में नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार गठन किया गया। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। कथन, अगला क्वेश्चन, कथन है बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो इसमें जो है कारण गलत है, ये लोग कभी भारत का बंटवारा बचाने का सोच नहीं रहे थे। ठीक, जबकि ये सही है। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये सोच रहे थे कि आज जो है स्वतंत्रता के मुद्दे पर कभी हिंदू और मुस्लिम में एकता ना हो, इसलिए इन लोगों का बांटो और राज करो की नीति चलता रहा। तो इसमें सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्कीवाल्ड बेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए।
वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक, बेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन थी। वह बहुदलीय निकाय थी, सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए, सही है। 3 और 4 इसका सही होगा। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं, तो ए और डी सही होगा। ए, ठीक। भारतीय निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसे बताना है संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही है। एक सही हो गया। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमता वयस्क मताधिकार पर किया गया, नहीं। कर, संपत्ति, शिक्षा, ये सब जो है इन सब के आधार पर निर्वाचन हुआ था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, सही है। सी गलत हो जाएगा, वयस्क मताधिकार में शामिल नहीं था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था और सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ये सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ये भी गलत है। तो इसका सी सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, ये सही है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, भी गलत है। केवल 3 प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो यह जो है भारतीय राज्यों के सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा करेंगे 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के गठन
उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो उद्घाटन हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। भारतीय संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। ठीक, फ्रैंक एंथोनी जो थे उपसभापति थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। जो एस.सी. मुखर्जी थे संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने हैं, एस.सी. मुखर्जी, और अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी अस्थायी थे और एस.सी. मुखर्जी अस्थायी उपाध्यक्ष बने। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ। ठीक, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन तो 9 दिसंबर 1946। सेम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। बाद को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये संविधान देने का प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 22 जनवरी को उसको स्वीकार किया गया। तो ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान निर्माण के संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है। ठीक, संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया है। संविधान ने भारत के लोगों को आदेशित किया है और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते नहीं। राज्य के मुखिया को अप्रत्यक्ष रूप से, भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो चौथा गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। संविधान के तहत मुखिया अर्थात राष्ट्रपति को निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अतः तीनों कथन सही हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल अधिवेशन हुए थे 12, सब मिला के जो है 24 जनवरी 1950 को भी मिलाया जाए तो टोटल 12 हो जाते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल 11 अधिवेशन हुए 165 दिन में, और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुणे 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई और इसी दिन सबके हस्ताक्षर हुए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, सूची XY दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग देख लें, पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। उसके बाद प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य प्रारूप समिति में कौन था? तो इसमें हो जाएगा एकमात्र हो जाएगा K.M. मुंशी, दूसरे का तीसरा। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने
वाले संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो वो हो जाएंगे वीटी कृष्णामाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो ये है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी थे। प्रारूप समिति में राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन किया? वीटी कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने। भारतीय संविधान के निर्माण के समय कौन संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। ठीक। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो प्रथम प्रारूप वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। वी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचित थे, जो वी.एन. राव ने प्रारूप बनाया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? ये पूछा है, विवादित क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। 17 से 26 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इसी दिन इसको अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 जनवरी 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया है, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। संविधान को अपनाने और उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसके अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना गया है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए हैं। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो यह 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1949 को भी लागू हुआ था, बाकी पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को, और कुछ उसके प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही एक था रीजन कि इसी दिन से हम लोग इसको लागू किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण राज्य स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है
और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो ये जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो यह संविधान सभा द्वारा अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था। ठीक। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये जो है पहले पश्चिम बंगाल से थे, बाद में फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से हुए थे, क्योंकि विभाजन हो गया था। तो इसका ऑप्शन बी होगा, बम्बई प्रेसिडेंसी। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। एम.आर. जयकर ने अपना पद रिक्त किया, फिर मुंबई के प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े। अतः विकल्प में पश्चिम बंगाल है, फिर भी अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए। अंततः उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है, बी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मृत्यु कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में, तथा मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई थी। ठीक, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपमत किया गया था। दोनों सही है। महासंघ का गठन का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसमें दोनों सत्य है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्णतः सक्षम है, तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये मौलाना आज़ाद ने किया था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। वयस्क मताधिकार पर बहस के दौरान अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये महात्मा गांधी कहे थे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, जिसमें वे लोग जो जीवन फूंकते हैं उसका नियंत्रण करते हैं? भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि हो। यह कथन संविधान सभा में अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए अपने वक्तव्य के अंश का है।
उनके वक्तव्य के अंश का था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये हो जाएगा आइवर जेनिक्स। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये आइवर जेनिक्स ने यह कथन कहा था। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिक्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था? संविधान सभा, कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये जो है ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनवेल ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार इतिहासकार ग्रेनवेल ऑस्टिन था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। उनकी बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान सभा कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी, हम लोग देख चुके हैं। इसके साथ ही यह जो है चैप्टर ख़त्म हुआ। आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। ओके, धन्यवाद।